नमस्कार, स्वागत है प्रयागी योद्धा के एक और नए क्लास में। इसके पहले की क्लासेस में हमने आपको एलसीएम, एचसीएफ और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया है। तो आज की क्लासेस में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ सवाल लाए हैं, जिन्हें हल करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी एलसीएम और एचसीएफ की तैयारी कितनी है। साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ के और भी सवालों को आप बेहतरीन तरीके से लगा पाओगे। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बढ़ते हैं पहले सवाल पर। 12 व 18 का एलसीएम हमें पता करना है। ठीक है, दो नंबर्स का एलसीएम एक साथ पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तरीका आसान होता है भाई, दो नंबर से। ठीक है, इधर का जो हम साइड लेते हैं उसे हम ले लेते हैं रफ साइड। ठीक है ना, रफ साइड का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो आपकी कॉपी है उस पर प्रोसेस नहीं होना चाहिए ना कि हमने कैसे किया, उस पर सीधा सीधा आपका आंसर होना चाहिए। जो प्रोसेस है उसको एक रफ पन्ने में करो और आंसर जो है अपनी कॉपी में करो। ठीक है, तो जैसे 12 व 18 का एलसीएम, तो मैं यहाँ लाइन में लिख लेता हूँ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है ना, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो अब यहाँ पर जो 12 और 18 का एलसीएम करना है वो मैं रफ साइड में करूंगा, ताकि जो मेरी कॉपी है ना, जो मेरे कॉपी का हिस्सा है, आंसर का हिस्सा है, वो साफ रहे। तो फटाफट से इसका एलसीएम करते हैं 12 और 18 का। एलसीएम मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। कॉमा लगने का मतलब है जो नंबर पहले दिख रहा है उसे पहले काट लो। तो मुझे 12 दिख रहा है, 12 के लिए सबसे छोटा टेबल 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर से 2 से 2 3 जा 6, 9 नहीं कटेगा। 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 से ये 1 आ चुका है, यानी कि ये खत्म, 1 1। ठीक है ना, 3 1 जा 3। तो ये हमारा पूरा कट चुका है। अब हमारे पास जो आंसर है उसको यहाँ लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 36। ठीक है, तो ये था पहले सवाल का आंसर। रफ साइड में वो करना है जो आपको प्रोसेस करना हो, जो आपको हल करना हो, जो तरीके लगाने हो, और जो आपकी आंसर शीट होगी वहां पर सिर्फ आपका आंसर होना चाहिए। इससे आपकी जो आंसर कॉपी है एकदम क्लियर दिखेगी और टीचर को चेक करने में आसानी होगी। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। अब करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 15 व 25 का एचसीएफ पता करना है। ठीक है, 15 व 25 का एचसीएफ पता करना है। तो मैं प्रोसेस को फिर से रफ साइड पे ही करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25। ठीक है ना, एचसीएफ निकालने का तरीका ऑलरेडी पता है। यहाँ लिखेंगे 15, यहाँ लिखेंगे 25 और देखेंगे कि दोनों का फैक्टर क्या आता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक जगह करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के सामने एक बार कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे डाउट में होंगे ना कि कहाँ से आए। 15 का अलग, 25 का अलग। तो सर ऊपर वाले में तो आपने दोनों को एक साथ किया, नीचे अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एचसीएफ एक साथ नहीं हो सकता, एचसीएफ हमेशा अलग अलग ही होता है। ठीक है ना, तो 15, तो सबसे पहले 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी 15 के जो मल्टीपल्स आएंगे वो 3 इंटू 5 आएंगे। 25 पे देखो, 3 की टेबल में तो नहीं आता, 5 में ही आएगा। 5 5 जा 25, फिर से 5 से 5 1 जा 5, 25 के जो मल्टीपल निकले वो 5 इंटू 5 निकले हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? तो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि एक बार 5 तो दोनों में आया है। ठीक है ना, एक बार 5 दोनों में आया है। यहाँ पर दूसरा 5 है लेकिन यहाँ कोई दूसरा 5 नहीं है, तो बस ये जो एक ही 5 है ना, यही इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अब जिन बच्चों को एलसीएम एचसीएफ नहीं क्लियर है कि ये हमने कहाँ से किया है, तो वो पिछली क्लासेस को जाके देखो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट सवाल नोट डाउन करो, बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 24 36 व 40 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है ना, काम वही करना है, याद रहे अपनी आंसर शीट को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूंगा
LCM of 24, 36 एंड 40, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम दूसरी तरफ कर लो अपनी रफ साइड में। मेरे लिए ये रफ साइड है, ठीक है। तुम्हारे लिए अगर कॉपी है तो तुम्हारा रफ साइड कोई दूसरा पन्ना या कोई दूसरी कॉपी होनी चाहिए जो आपके स्कूल से रिलेटेड ना हो, ठीक है ना। चलो 24, 36, 40, ठीक है। कॉमा लगने का मतलब है मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मैं पहले कौन सा नंबर काट सकता हूँ। भाई लास्ट में इवन नंबर है यानी 2 से मैं काट सकता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इसको कैरी, 16, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 20 बार में। अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 9 नहीं कटेगा, 2 5 जा 10। अब 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 नहीं कटेगा। अगेन 3 से, 1 का 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 नहीं कटेगा। 5 से करते हैं, 1 का 1, 1 का 1, 5 1 जा 5, 1 आ चुका है। तो क्या क्या मल्टीपल्स लिया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 7 जा 35 और 36, ठीक है ना। 360 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनको समझ में आ गया है जल्दी से नोट करो, जिनको नहीं समझ में आया है वीडियो को एक बार दोबारा देखो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 18, 42 व 84 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। एचसीएफ निकालने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सबको अलग अलग करके ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिखूंगा कि एचसीएफ ऑफ 18, 42 एंड 84, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं कि 18 के क्या मल्टीपल्स है, 42 के क्या मल्टीपल्स है, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, और 84 के क्या मल्टीपल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से निकालते हैं, आप लोग भी निकालो 18 का। वैसे मैं डायरेक्टली भी तो निकाल सकता हूँ ना, तुम लोग एलसीएम करना, मैं तो डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। चलो एक सवाल निकाल देते हैं, इसके बाद मैं डायरेक्टली निकालूंगा। तो 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा 3, तो 18 का निकला 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोगों को निकालना है एक एक का एलसीएम करके, ठीक है। 42 का निकालो, लास्ट में भाई एक इवन नंबर है यानी 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब तो 2 से नहीं जाएगा ना, 21 2 के टेबल में नहीं आता है लेकिन 3 में आता है। 3 7 जा 21, 7 इज अ प्राइम नंबर सो इट इज बी कटेड बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 84 का मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब कहोगे ये सेम है सर, बिल्कुल सेम है भाई। अगर 2 से मैं 84 को काटूंगा 42 और फिर 42 के बाद ये सब आना ही आना है, तो मैंने एक 2 पहले लिख लिया और बाकी इसको सेम उतार लिया, तो सिंपल सी बात है, आना ही आना है। तो अब देखो कि क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, ठीक है ना, क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। तो एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, यानी 2 कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 भी कॉमन है। और कुछ, एक और 3 यहाँ है, एक दूसरा 3 इसमें नहीं है, यानी अब 3 को मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है। एक 7 यहाँ है लेकिन 7 इसमें नहीं है, यानी 7 भी नहीं हो सकता, सिर्फ 2 इंटू 3 ही आएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 2 3 से 6 आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई, दो ही चीजें कॉमन थी तो मैंने दो ही चीजें कॉमन ली और 2 इंटू 3 करके आंसर 6 ला लिया है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो बढ़ते हैं फटाफट से अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वह सबसे छोटा नंबर ढूंढो जो 4 6 8 और
12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि वह सबसे छोटा नंबर ढूंढो जो 4, 6, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी डिवाइड हो जाए, यानी उस जब हम उसका डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचे। फिर चाहे उसे 4 से, चाहे 6 से, चाहे 8 से, किसी मतलब इन चारों से अगर हम किसी से भी डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपसे मल्टीपल नंबर्स दे करके सबसे छोटा नंबर ढूंढने को बोले कि वो उससे डिवाइड हो जाए, तो उस केस में हमेशा एलसीएम ही काम आता है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा मैं सीधा सीधा लिखूंगा, एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 एंड 12। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या होगा, तो हम इसको एक रफ साइड पे निकालते हैं। ठीक है ना, इधर एक रफ बना लेते हैं अपना छोटा सा, 4, 6, 8, 12। ठीक है ना, एक रफ साइड हमने इधर बना लिया है छोटा सा। फटाफट से निकालते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 3 नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगेन 2 से, 1 का 1 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2 और फिर से 3 नहीं कटेगा। लास्ट 3 से, 1 का 1, 3 1 जा 3, 1 का 1, 3 1 जा 3, सब पे 1 आ गया, यानी कि एलसीएम स्टॉप हो चुका है। ठीक है ना, तो जो आंसर आया उसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, यानी कि सबसे छोटा वो नंबर 12 है जिसको अगर हम 4, 6, 8 या फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लग रहा है, सॉरी 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 सॉरी, मैं उसको 4 समझ रहा था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आंसर होगा। ठीक है ना, मेरा थोड़ा मल्टीप्लाई में गलत हो गया था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है ना, तो फटाफट से इसको नोट करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगर दो नंबर प्राइम है, प्राइम उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी और टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 7 किस किस टेबल में आता है, तो 7 2 3 4 5 किसी में नहीं आता, वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जो किसी दूसरे टेबल में ना आए, सिर्फ अपने टेबल में आए, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर दो नंबर प्राइम है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है ना, कोई भी दो प्राइम ले लीजिए, जैसे मैं लेट सपोर्ट ले लेता हूँ, एक 7 ले लेता हूँ और एक 13 ले लेता हूँ। आप अपनी मन से भी कोई प्राइम नंबर ले सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 7 और 13 प्राइम नंबर है, तो जब आप इनका एलसीएम लोगी, मतलब एचसीएफ के हिसाब से अलग अलग, तो ऐसा कोई नंबर होगा जो दोनों में मैच होगा। सर जब आप कह रहे हैं कि ये दोनों नंबर जो है प्राइम है और सिर्फ अपनी ही टेबल से कटेंगे, तो ऐसा कोई नंबर तो नहीं आने वाला ना जो दोनों में कॉमन होगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर एचसीएफ निकालने पर कोई नंबर कॉमन नहीं आता, नो नंबर कॉमन, सॉरी इसको हटाया, अगर कोई नंबर कॉमन नहीं आता, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया, उसका एचसीएफ सीधा सीधा 1 ही हो जाएगा। अगर एचसीएफ लेने पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है तो उसका एचसीएफ सीधा सीधा 1 ही माना जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, अगले सवाल पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला सीख लो, क्योंकि आगे के हम जो सवाल करने वाले हैं वो इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं, और आपके क्लासेस में भी ये फॉर्मूले आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी दो नंबर हो, उनका जो मल्टीपल होता है ना, वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर ही होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी दो नंबर हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करते हैं, तो उसका जो आंसर होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, और ये एलसीएम भी इन्हीं दोनों का, एचसीएफ भी इन्हीं दोनों का। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट नंबर को ए ले लें, सेकेंड नंबर को बी ले लें, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ए इंटू बी
इक्वल्स एलसीएम इंटू एचसीएफ बनता है, ठीक है, वेयर ए इज अ फर्स्ट नंबर एंड बी इज अ सेकेंड नंबर, ठीक है। हिंदी वालों के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई दो नंबर्स हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, उनके गुणे के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी अगर पहली संख्या को ए मान लो, दूसरी संख्या को बी मान लो, तो जो फॉर्मूला निकलता है वो ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ निकलता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लो, याद कर लो, क्योंकि अब इसी के बेस पर हम आगे के सवाल हल करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करो और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलो बढ़ते हैं फटाफट से अपने अगले सवाल पर। लिखा है दो नंबर का एचसीएफ 12 और उसका गुणज, यहाँ पर थोड़ा सा शाइनिंग हो रहा होगा, और उसका गुणज यानी प्रोडक्ट यानी उसका जो मल्टीप्लाई है वो 4320 है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि हमको दो नंबर का एचसीएफ दिया है और उसका गुणा करके 4320 दिया है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमें पता करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद है ना, ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसके हिसाब से हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ए इंटू बी है यानी इन दोनों का गुणा है, बिल्कुल है, ये चीज है हमारे पास। एलसीएम नहीं है, एचसीएफ, ये एचसीएफ भी है हमारे पास, ये पता करना है। तो एलसीएम के लिए जल्दी से फॉर्मूला बना लो, एलसीएम को एक तरफ कर दो, एलसीएम दूसरी तरफ ए इंटू बी, ठीक है। अब ये जो एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल के दूसरी तरफ आने पर डिवाइड में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दूसरी तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ए इंटू बी कितना दिया है, ए इंटू बी है 4320, जहां ए इंटू बी था वहां मैंने 4320 लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 4320, ठीक है। और जहां एचसीएफ है, एचसीएफ उसने मुझसे कहा था 12 है, एचसीएफ 12, ठीक है ना। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, मैं यही से डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 12 3 36, ठीक है, 6 7 और 12 6 72, 360 इसका आंसर आएगा, यानी जो एलसीएम आएगा वो 360 आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्टली डिवाइड किया है, लेकिन आप लोग आराम से पहले डिवाइड कर लेना तभी उसका आंसर लिखना, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो नंबर का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है, ठीक ना। पहले मैं इतनी लाइन समझाता हूँ कि दो नंबर का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो एज है वो आपके छोटे भाई से 5 ज्यादा है, ठीक है ना, आपकी एज आपके छोटे भाई से 5 ज्यादा है। अब अगर आपकी एज 12 है, सॉरी आपके छोटे भाई की एज 12 है, तो आपकी एज 5 उससे ज्यादा यानी 12 + 5 17 होगी ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई है, बस यहाँ गुणे के फॉर्म में है, ठीक है। वो कैसे होता है मैं भी समझाऊंगा, गुना यानी गुणा, ठीक। तो दो नंबर का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है यदि एचसीएफ 5 हो, देखो एक बार दे देना, एचसीएफ 5 हो, ठीक है ना, एचसीएफ 5 है तो एलसीएम कितना होगा, याद करो पहली लाइन, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना, यानी 12 गुणे 5, यानी जो एलसीएम है वो 60 है, ठीक है ना, एलसीएम जो है वो 60 है। और एक नंबर 15 दिया हुआ है, वो एक नंबर को चलो ए मान लेते हैं कि 15 दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो याद ही होगा सबको, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, सॉरी इंटू एचसीएफ। तो भाई इसमें मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे ए पता है, एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, केवल बी नहीं पता है। तो बी को एक तरफ कर दो, ए को उधर भेज दो, तो जो फॉर्मूला बनेगा बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ तो उधर पहले से है, ठीक है। तो जो बी होगा
वो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, बटे हो जाएगा। ठीक है, चलो एलसीएम कितना दिया है 60, एचसीएफ कितना दिया है 5, और पहली संख्या कितनी दी गई है 15। अच्छा यहाँ ए लिखना था ना। पहली संख्या कितनी दी गई है 15। देखते हैं, अगर मैं 15 से 60 काटूं तो 4 बार में कटेगा ना, 15 4 जा 60, 15 चौको 60, और यहाँ 4 यहाँ 5, 4 पंजे 20, यानी जो दूसरा नंबर होगा वो 20 होगा। बात समझ में आई ना, जो दूसरा नंबर होगा वो 20 होगा। इस तरह से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग कई सारे सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दो लगातार सम संख्याएं, इंग्लिश वालों के लिए लगातार का मतलब होता है कंसेक्यूटिव नंबर। तो दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, सम संख्याएं होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। लगातार और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये लगातार होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ सम संख्याएं, तो जैसे सबसे पहले सम संख्या आता है 2, 2 के बाद आता है 3, लेकिन वो 3 जो है ना वो सम संख्या नहीं है। तो 3 के बाद जो 4 आता है वो सम संख्या है। तो 2 के बाद एक नंबर छोड़ के जो 4 आया है ना वो एक इवन नंबर है, और 2 से लगातार भी है क्योंकि 2 के बाद ही है। तो उसी तरह से 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक है ना। तो दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं एचसीएफ ऑफ consecutive consecutive even number। ठीक है, तो अगर संख्याएं दो लगातार है और इवन नंबर से, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता ना कि एग्जामिनर कौन सा लगातार सम संख्या देगा। वो तो 2 4 6 8 भी दे सकता है, 1000 1000 2 1000 3 20 22 24, वो तो कुछ भी दे सकता है। लेकिन एक बात इसमें हमेशा कॉमन रहेगी कि वो जो नंबर्स है ना वो इवन रहेंगे और कंसेक्यूटिव रहेंगे। अगर नंबर इवन रहेंगे यानी वो हर हाल में 2 से तो कटेंगे ही कटेंगे, है कि नहीं। अगर नंबर इवन रहेंगे तो हर हाल में तो वो 2 से कटेंगे ही कटेंगे। और उसने कहा दोनों नंबर इवन रहेंगे, तो यानी उन दोनों में कम से कम 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा एचसीएफ में। यानी कि कोई भी इवन नंबर हो, अगर वो कंसेक्यूटिव है तो उसका एचसीएफ हर हाल में 2 होना ही होना है। बात समझ में आ गई। अगर नंबर कंसेक्यूटिव है और साथ ही साथ इवन है तो उसका जो एचसीएफ है वो हर हाल में 2 होना ही होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार 2 ही आएगा, 2 से बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दो नंबर का एलसीएम 480 तथा एचसीएफ 160 है। यदि एक नंबर 480 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले इसका सवाल कर चुके हैं। इस तरह का फॉर्मूला लिखते हैं, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है ना। तो क्या क्या है हमारे पास है, हमारे पास एलसीएम है, एचसीएफ है और एक नंबर है। ए और बी किसी को भी वो नंबर मान लो, आपकी मर्जी। मान लो ए, तो हमें बी के लिए फॉर्मूला चाहिए। बी एक तरफ, एलसीएम एचसीएफ तो उधर पहले से ही है। ठीक है ना। ये जो ए इधर मल्टीप्लाई में ना इधर आएगा डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले इस तरह के सवाल किए हैं। ठीक है, ए इधर मल्टीप्लाई में था इसलिए उसको डिवाइड में कर दिया। एलसीएम कितना है 480, एचसीएफ कितना है 160, और एक नंबर क्या है वो भी 480 है। ठीक है ना। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 480 से 480 कट जाएगा एक बार में। तो 1 का मल्टीपल अगर मैं 160 में करूंगा तो जो आंसर है वो 160 ही आएगा, यानी जो बी है यानी जो दूसरा नंबर है वो 160 ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना। फटाफट से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा नाप सके। ठीक है ना।
तो इसमें हमको बोला गया है सबसे बड़ी लंबाई। इसके पहले का अगर एक सवाल में याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी सबसे छोटे नंबर को ढूंढने की बात आएगी तो एलसीएम करना है। तो ठीक उसका उल्टा, अगर सबसे बड़ी लंबाई या सबसे बड़ी संख्या को ढूंढने की बात आएगी तो वहां पर आपको एचसीएफ करना है। ठीक है, तो हमें जो नंबर्स दिए गए हैं ना उनके एचसीएफ करना होगा। ओके, तो हमारे पास नंबर क्या क्या है? तो हमारे पास नंबर है 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारे पास नंबर है। अच्छा, दूसरी बात, आपको कभी भी सवाल अगर ऐसे मिले जिसमें यूनिट्स की बात की गई हो, ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे मीटर, मिनट, आवर, लंबाई, चौड़ाई, अगर आपको यूनिट्स में सवाल दिए गए हो तो सबसे पहला काम आपको एलसीएम, एचसीएफ या मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या सबकी यूनिट बराबर है कि नहीं, मतलब सब सेम यूनिट में है या नहीं। उसके बाद ही आगे काम करना है। ठीक है, जैसे इसमें देखो, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में, यानी कि यूनिट्स इक्वल नहीं है। तो जब भी यूनिट्स का सवाल आए ना, हल करने से पहले सबसे पहला काम सबके यूनिट्स को बराबर करो। ठीक है ना, यानी कि या तो हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर दे या फिर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे। ठीक है ना, तो मैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा ना यार कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, इतना तो सबको मालूम होगा। तो जो 7 मीटर है वो बन जाएगा 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर बन जाएगा 300 सेंटीमीटर। ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट ही नहीं करना है। इसको मैं जरा मिटा रहा हूं। और ये जो 12 मीटर है ये बन जाएगा 1200 सेंटीमीटर। 95 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, तो बस इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा बन जाएगा 1295 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब सभी सेंटीमीटर में आ चुके हैं। तो अब आप सीधा यहाँ से इनका आंसर लिख सकते हो। और मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए एचसीएफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एचसीएफ किसका करना है हमें, बल्कि मैं डायरेक्टली भी तो लिख सकता हूँ, डायरेक्टली भी तो लिख सकता हूँ। एचसीएफ तो सबका अलग अलग ही करना पड़ेगा। 700 का, 300 का, 85 का और 1295 का। ठीक है ना, तो इसका हमें एचसीएफ करना है। तो इधर एक आप अपना ले लो रफ पेज, इधर ले लो रफ पेज और करना शुरू कर दो। ठीक है ना, मुझे थोड़ा डायरेक्टली आ रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा, जहां पे मैं अटकूंगा वहां कर लूंगा। ठीक है ना, तो अगर मैं 700 को करूं तो पहले मैं इसको 2 से ही करूंगा। चलो इससे अच्छा मैं कर ही लेता हूँ यार, तुम लोग को भी डाउट होगा तो फिर हटके रह जाओगे। 700 का करते हैं, तो 2 3 6, 2 5 10, 0, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो अगर मैं इसको 5 से कर देता हूँ तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 7 से, 7 5 जा, फिर 5 से। ठीक है ना, तो 700 का जो आया मल्टीपल वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 आया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे इसका करना हो तो मैं इसको कर लूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो इसका जो मल्टीपल आया 5 7 और 37 आया। ठीक है, अब तीनों में कॉमन क्या है, मैं ये रफ पेज को अब जरा मिटा दे रहा हूँ, मुझे अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, तो तीनों का क्या कॉमन आया, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं भाई। जब एक में भी नहीं कॉमन होगा तो हम तुरंत ही वहां छोड़ देंगे, 2 का केस खत्म हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी 5 तो सब में होगा। आगे
दूसरा 5 है, दूसरा 5 है, नहीं है, ठीक है ना। 7 है, 7 नहीं है, 7 नहीं है ही नहीं, बात ही खत्म। और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 5। यानी कि वो जो सबसे बड़ी नाप होगी ना वो होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में आंसर लिया था। तो वो जो सबसे बड़ी माप होगी ना, जो सबसे बड़ी लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, जिससे हम इन सबको नाप सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर तीनों घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजे तो दोबारा कब वे साथ बजेंगी। ठीक है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई काम एक साथ हो रहा हो या तीनों काम एक साथ हुए, चारों काम एक साथ हुए, यानी जब भी साथ वाले क्वेश्चन होंगे तो वहां पर हमेशा आपको एलसीएम ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मुझसे भी पूछा गया है कि तीनों घंटियां साथ में 9 बजे बजती है तो दोबारा वे कब साथ में बजेंगी। ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18। ठीक है ना। तो क्या एलसीएम आएगा, यहाँ पर हम लोग साइड में ले लेते हैं रफ करके। 12, 15, 18। तो फटाफट से यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, 2 से करते हैं। 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18। अगेन 2 से, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। 3 से, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। अगेन 3 से, 5 नहीं कटेगा, 3 1 3। फिर 5 से, 1 का 1, 5 1 5, 1 का 1। ठीक है ना। तो हमारे पास जो मल्टीपल्स निकल के आए वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग गुणा करें तो आंसर कितना आएगा। अब इसका कोई काम नहीं, इसे मिटा देता हूँ। तो इसका अगर हम गुणा करें तो ये आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 कितना हो जाएगा, 5 6 30 का 0 कैरी 1, 5 3 15 और 160। ठीक है ना, 160। सही है ना यार। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 5 6 30 का 3 कैरी, सॉरी 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 3 15 और 3 हो जाएगा 18। ठीक है ना। 180, 180 क्या, 180 मिनट, क्योंकि हमने जो तीनों एलसीएम लिए थे वो 180, वो तीनों मिनट में थे। तो तीनों का जो एलसीएम आया वो 180 मिनट आया। यानी अगर घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजी थी तो ठीक 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है ना। टाइमिंग में निकाल लेते हैं कि सुबह 9 बजे एक साथ बजी थी, है ना, 9 बजे एक साथ बजी थी। अच्छा, 180, अगर 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं तो 180 मिनट में 3 घंटे होंगे, होंगे ना भाई। अगर 60 मिनट में 1 घंटे तो 180 मिनट में 3 घंटे, 60 60 120, 120 में फिर से 60 जोड़ दो, 180, 3 घंटे। यानी कि अभी अगर 9 बजे एक साथ बजे हैं तो 3 आवर्स के बाद, 3 घंटे के बाद, यानी 12 बजे वो फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 12 बजे वो तीनों फिर से एक साथ बजेंगी। जब भी साथ वाले क्वेश्चन होंगे उनको हमेशा एलसीएम से ही हल करना। ठीक है। आज की क्लास में बस इतने ही सवाल मैं आपको हल करके दिखाने वाला था। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। घर पर इनकी खूब प्रैक्टिस करो कि अपने एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकूं। ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और जबरदस्त क्लास अलग अलग टॉपिक पे मैं लाता रहूंगा, तो वो आपसे मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।